हेलो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा 3 कंपनीज के बारे में जो पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा नीचे गई। अब आपके दिमाग में यही क्वेश्चन आ रहा होगा कि जो कंपनी नीचे गई उसके बारे में जान के मुझे क्या फ़ायदा। चलिए मैं बताता हूं कि एज ए इन्वेस्टर आपको इन कंपनीज के बारे में क्यों जानना चाहिए। सबसे पहले मेरे से बहुत लोगों ने पूछा था कि हम मैनेजमेंट को कैसे इवेल्युएट कर सकते हैं। सेकेंडली, बहुत इंपॉर्टेंट कि बोलते हैं कि जब कोई कंपनी नीचे जाती है तो एज ए इन्वेस्टर हमें उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है, जिसका यूज़ करके हम आने वाले दिनों में ऐसी कंपनीज में इन्वेस्ट करने से बच सकते हैं ताकि हमारा पैसा नीचे नहीं जाए। तो मैं आज आपको बताऊंगा इस वीडियो में वो 3 रेड फ्लैग्स जिनको आइडेंटिफाई करके आप ऐसी कंपनीज में ट्रैप में फंसने से बच सकते हैं ताकि आप अपने पैसे को नीचे जाने से बचा सकें। मैं जगदीप सिंह आपका स्वागत करता हूं ग्रो चैनल में। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। तो सबसे पहले चलिए मैं आपको बताता हूं वो 3 कंपनीज के बारे में जिनकी वजह से उनके इन्वेस्टर्स को मोर देन 90% का लॉस हुआ पिछले 1 साल में। मतलब कि जिनका शेयर प्राइस पिछले 1 साल में 90% से भी ज़्यादा नीचे गया। सबसे पहली कंपनी DHFL, एक ऐसी कंपनी एक टाइम में जिसमें राकेश झुनझुनवाला का बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट था और इसका शेयर प्राइस एक टाइम पे 600 पे ट्रेड करता था। और दोस्तों आज से अगर मैं ठीक 1 साल पहले की बात करूं तो इस शेयर का प्राइस 200 से ऊपर था। तो अगर मैं आज की बात करूं तो आज इसका शेयर प्राइस गिर के 20 रुपीज़ पे आ गया है। तो मतलब इस कंपनी ने अपने इन्वेस्टर्स को 90% से भी ज़्यादा का लॉस दिया। चलिए बात करते हैं रीजंस की कि क्या रीजंस थे जिसकी वजह से DHFL नीचे आना स्टार्ट हुआ। तो मैं आपको बताऊंगा बहुत शॉर्ट में सिर्फ 2 मेन रीजंस थे जिसकी वजह से DHFL नीचे आया। सबसे पहला, साइफनिंग ऑफ फंड्स। ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है। मान लो मेरी 2 कंपनीज़ हैं, एक बहुत बड़ी कंपनी और एक बहुत छोटी कंपनी। मेरी छोटी कंपनी को पैसा चाहिए लेकिन बैंक्स इसको पैसा नहीं देंगे क्योंकि इसका मार्केट में इतना नाम नहीं है। तो प्रमोटर्स क्या करते हैं कि प्रमोटर बड़ी कंपनी के नाम पे डेट लेना स्टार्ट कर देते हैं और उस डेट को बाद में अपनी छोटी कंपनीज में पास करना स्टार्ट करते हैं जिसमें उनका मेजॉरिटी शेयर होता है। ऐसा ही DHFL ने करना स्टार्ट हुआ और सबसे पहला और सबसे बड़ा एलिगेशन इनके ऊपर साइफनिंग ऑफ फंड्स का लगा। सेकेंड रीज़न जिसकी वजह से DHFL नीचे आया वो था एसेट लाइबिलिटी मिसमैच। उसको मैं अगर आपको बहुत सिंपल टर्म्स में बताऊं कि अगर आपके पास कोई पैसा पड़ा है सिर्फ 1 साल के लिए और आप वो पैसा आगे लेंड करते हो 10 साल के लिए, ये सोच के कि जिसने आपको पैसा 1 साल के लिए दिया है वो आपको फिर से अगले साल फिर से पैसा देता रहेगा। तो ऐसे करके NBFCs में एक बहुत बड़ा इशू आता है एसेट लाइबिलिटी मिसमैच का, जिसकी वजह से जब वो पार्टी उनसे पैसा मांगती है तो उनको पैसा नहीं दे पाते, जिनकी वजह से उनका पूरा बिजनेस मॉडल खराब हो जाता है। और ऐसा ही DHFL के केस में हुआ। चलिए बात करते हैं सेकेंड कंपनी की जिसका नाम है रिलायंस कम्युनिकेशंस। अगर मैं आज से ठीक 1 साल पहले की बात करूं तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 15 रुपये और अगर मैं कुछ साल पहले जाऊं तो इस कंपनी का शेयर प्राइस था 200 या 300 रुपये से भी ऊपर। लेकिन इस कंपनी में बहुत से ऐसे रीजंस हुए जिसकी वजह से कंपनी नीचे आना स्टार्ट हुई और पिछले 1 साल में ही अगर किसी ने इसमें पैसा इन्वेस्ट किया होता तो उसका पैसा 90% से भी ज़्यादा नीचे चला गया होता। मीन्स ऑलमोस्ट उसका पैसा ख़त्म हो गया होता। तो सबसे पहला रीज़न जिसने रिलायंस कम्युनिकेशन को एक तरीके से ख़त्म कर दिया वो था इनका डेट लेवल। और इसके अलावा भी रिलायंस कम्युनिकेशंस के बिजनेस में बहुत से इश्यूज आने स्टार्ट हुए, जैसे कि कंपटीशन में और कंपनीज आना स्टार्ट हुई और ओवरऑल सेक्टर में ही प्राइसिंग का बहुत बड़ा इशू चल गया, जिसकी वजह से इंडिया में एक प्राइसिंग वॉर चली। इसका बहुत बड़ा फायदा हुआ इंडिया के कंज्यूमर्स को और शायद बहुत बड़ा नुकसान हुआ टेलीकॉम कंपनीज को। और उन टेलीकॉम कंपनीज में से एक कंपनी थी रिलायंस कम्युनिकेशन। इसके अलावा रिलायंस कम्युनिकेशन में एक और बहुत इंपॉर्टेंट इशू था, वो ये था कि मैनेजमेंट ने बहुत अच्छे से इस कंपनी को मैनेज नहीं किया, क्योंकि एक टाइम पर रिलायंस कम्युनिकेशन बहुत अच्छी कंपनी माना जाता था टेलीकॉम सेक्टर की, लेकिन इसको अच्छे से मैनेज नहीं किया गया। ये कंपनी नीचे को आना स्टार्ट हुई और आज इसका शेयर प्राइस 1 रुपये से भी नीचे जा चुका है। दोस्तों तीसरी कंपनी जो पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा नीचे गई उसका नाम है जेट एयरवेज। अगर मैं ठीक आज से 1 साल पीछे जाऊँ तब जेट एयरवेज के शेयर का प्राइस होता था ऑलमोस्ट 300 रुपये के आसपास और अगर मैं आज की बात करूं तो आज इसका शेयर प्राइस है 25 रुपये के आसपास। तो मतलब अगर आपने पैसा इन्वेस्ट किया होता तो आज आप बहुत बड़े लॉस में होते। तो इसके पीछे रीज़न क्या था? सबसे पहला रीज़न था पाइलिंग ऑफ डेट, कि जेट एयरवेज के पास डेट बहुत ज़्यादा था और इन्होंने सही टाइम पे डेट पे ध्यान नहीं दिया, अपने डेट को कम करने का ट्राई नहीं किया, जिसकी वजह से इनका इंटरेस्ट कॉस्ट बहुत ज़्यादा बढ़ता गया और इनका लॉस भी बढ़ता गया और जिसकी वजह से कभी भी अपने आप को रिकवर नहीं कर पाए। दोस्तों सेकेंड इंपॉर्टेंट रीज़न था ऑपरेशनल इनएफिशिएंसी। अगर मैं आपको बहुत डिटेल में समझाऊं
तो जेट एयरवेज ने अपने ऑपरेशंस को बहुत अच्छे से स्ट्रीमलाइन नहीं किया था एज पर द कंपटीशन, क्योंकि कंपटीशन में इंडिया में बहुत सी और कंपनीज आ गई थी जिन्होंने बहुत सारा कॉस्ट कटिंग करके अपनी सेम फ्लाइट्स को बहुत सस्ते दामों में बेचना स्टार्ट किया। और जब तक जेट एयरवेज अपने ऑपरेशंस को उस स्टैंडर्ड में चेंज नहीं करता तब तक ये सेम फ्लाइट को सेम प्राइस में नहीं बेच पाता, जिसके चलते कस्टमर्स ने इनसे किनारा करके दूसरी एयरलाइंस की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट किया, और जिसके चलते जेट एयरवेज नीचे को जाना स्टार्ट हुआ और इसका शेयर प्राइस के साथ साथ इनका बिजनेस भी बहुत ज़्यादा नीचे चला गया। चलिए अब मैं डिस्कस करता हूँ वो 3 रेड फ्लैग्स की जिनको आइडेंटिफाई करके आप ऐसी कंपनीज को अवॉइड कर सकते हैं जो आने वाले टाइम में आपको बहुत ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न दे सकती है। दोस्तों अगर मैं सबसे पहले रेड फ्लैग की बात करूं जो तीनों कंपनीज में कॉमन था वो था मैनेजमेंट इश्यूज। इन तीनों कंपनीज में मैनेजमेंट के बहुत बड़े इश्यूज थे। कहीं पे किसी कंपनी में डायरेक्टर ने रिज़ाइन किया, किसी कंपनी में मैनेजमेंट सही टाइम पे अपने ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन नहीं कर पाई, और कई केस में मैनेजमेंट के ऊपर बहुत से फ्रॉड एलिगेशंस भी लगे। वो कितने सही हैं या कितने गलत वो तो आने वाले टाइम में ही पता चलेगा। लेकिन अगर एज ए इन्वेस्टर आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं तो सबसे पहले मैनेजमेंट को एनालाइज कीजिए। और बहुत से लोगों ने हमसे पूछा था कि मैनेजमेंट को एनालाइज हम कैसे कर सकते हैं। चलिए थोड़ा आज उस पर भी डिस्कशन करते हैं। सबसे पहला पॉइंट जिसका यूज़ करके आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, तो दोस्तों ये पॉइंट थोड़ा सा सब्जेक्टिव भी हो सकता है और थोड़ा सा क्वांटिटेटिव है, लेकिन आपको डिसाइड करना है कि आपके लिए कितना एडवांटेजियस हो सकता है। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसका यूज़ करके आप गैस कर सकते हो कि कंपनी की मैनेजमेंट कैसी है, तो दोस्तों उसके लिए आपको कंपनी की एनुअल रिपोर्ट को पढ़ना पड़ेगा। कंपनी की एनुअल रिपोर्ट में आपको देखने से मिलेगा कि कंपनी की मैनेजमेंट को एनुअल इनकम कितनी मिलती है। और अगर ये मैं पिछले 5 साल में देखूं कि एक मैनेजमेंट में कोई पोजीशन पे उसको कितना पैसा मिलता था और उससे अगले साल कंपनी ने 10% अपने प्रॉफिट को बढ़ाया, लेकिन अगर मैं मैनेजमेंट के इनकम की बात करूं वो 10% से नहीं बल्कि 30 या 40% से बढ़ा है, तो यहाँ पे कोई ना कोई इशू हो सकता है। दोस्तों सेकंड रेड फ्लैग होता है डेट। शायद इसके बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बात की है। मैं कभी नहीं बोलता कि डेट लेना कभी भी गलत होता है, लेकिन गलत टाइम पे गलत अमाउंट ऑफ डेट होना बहुत बड़ी गलत बात होती है। क्योंकि अगर कंपनी बहुत ज़्यादा डेट ले लेगी, जब कंपनी के पास एक्सपेंशन करने के लिए बहुत कुछ नहीं है और वो ऑपरेशनली बहुत अच्छे से परफॉर्म नहीं कर रही, तो उस केस में कंपनी डेट ट्रैप में फंसती रहेगी। कंपनी को और डेट लेना पड़ेगा अपने ऑपरेशंस को रन करने के लिए। ऐसे करते करते डेट बहुत बड़ा हो जाएगा और एक टाइम पे कंपनी उस डेट ट्रैप से बाहर नहीं निकल पाएगी, और उसका रिजल्ट यही होगा कि कंपनी को अपने ऑपरेशंस बंद करके अपने आप को लिक्विडेट करके डेट का रीपेमेंट करना पड़ेगा, और उस केस में सबसे बड़ा नुकसान होता है मेरे और आपके जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स को। दोस्तों अगर मैं बात करूं तीसरे रेड फ्लैग की जो कि मुझे बहुत इफेक्टिव लगता है और मेरे बहुत बार यूज़ में भी आता है, वो है कि हमें देखना चाहिए कि प्रमोटर की कितने % की हिस्सेदारी है इस कंपनी में। और इसका हमें देखने का पता चलता है अगर हम पिछले 4 या 5 क्वार्टर्स की बात करें, और अगर प्रमोटर का उसकी कंपनी में हिस्सेदारी कम हो रही है लगातार पिछले 4 या 5 क्वार्टर से और वो परसेंटेज बहुत ज़्यादा है, तो मुझे हमेशा देखने में यही लगता है कि प्रमोटर का उस कंपनी में से कॉन्फिडेंस थोड़ा कम हो रहा है। और अगर प्रमोटर का कॉन्फिडेंस कम हो रहा है तो मैं एज ए इन्वेस्टर उसमें कैसे कॉन्फिडेंस रख सकता हूँ। दोस्तों यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि कुछ कंपनीज के केस में रेगुलेटरी नॉर्म्स की वजह से प्रमोटर्स को अपनी हिस्सेदारी कम करनी पड़ सकती है कुछ कंपनीज में। तो उस केस में आपको इसको रेड फ्लैग नहीं समझना चाहिए, बट वहाँ पे एक रिक्वायरमेंट होती है जो प्रमोटर्स को फॉलो करनी पड़ती है, और ये बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज के केस में भी होता है। लेकिन ये अगर आप सही से एनालाइज करोगे, एक लॉन्गर होराइजन में देखोगे कि अगर बहुत ज़्यादा परसेंटेज से कम हो रहा है तब एक रेड फ्लैग हो सकता है। लेकिन ये दोस्तों बहुत सब्जेक्टिव होता है, इसमें आपको अपनी पूरी रिसर्च करनी चाहिए, फिर ही डिसाइड करना चाहिए कि आप इसको कैसे इंटरप्रेट करते हो। तो दोस्तों ये तो थे वो 3 रेड फ्लैग जो मुझे लगता है अगर आप आइडेंटिफाई करेंगे तो आप एक बुरी कंपनीज में फंसने से बच सकते हैं। लेकिन हो सकता है कि मैंने बहुत ज़्यादा रेड फ्लैग्स को मिस किया हो और मैं आपको नहीं बता पाया हूँ, और जो आपको पता है तो आप कमेंट करके मुझे बताइए और हमारे व्यूअर्स को बताइए और आपस में डिस्कस कीजिए। दोस्तों इस चैनल पे हम हर वीक 3 से 4 वीडियोस एजुकेशनल पर्पस के लिए डालते हैं, जिसका प्योरली एक पर्पस होता है सिर्फ एजुकेशन के लिए। हम किसी भी वीडियो में कुछ भी बाइंग या सेलिंग का रिकमेंडेशन नहीं देते और ना ही एनकरेज करते हैं कि आप हमारी रिकमेंडेशन पे किसी भी स्टॉक को बाय या सेल करें। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक करें, कमेंट करके हमारे क्वेश्चन का आंसर करें, और इसके अलावा इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो कि इन्वेस्टर हैं, ताकि वो भी सीख सकें कि वो कौन से रेड फ्लैग होते हैं जिनका यूज़ करके एक बुरी कंपनी में फंसने से हम अपने आप को बचा सकते हैं। हैप्पी इन्वेस्टिंग।